नमस्कार। चलिए आज भारतीय इतिहास के एक बहुत ही खास दौर की बात करते हैं। गुप्त साम्राज्य। इसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज भी कहा जाता है। ये टॉपिक सिर्फ दिलचस्प ही नहीं बल्कि हिस्ट्री के किसी भी स्टूडेंट के लिए इसे समझना बेहद जरूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा एक सवाल पर सोचते हैं। आखिर किसी भी दौर को स्वर्णिम या गोल्डन बनाता क्या है? गुप्त काल को ये उपाधि तो मिली है, पर क्या वो सच में इस पर खरा उतरता है? आज की इस चर्चा के आखिर तक हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम इस राजवंश की शुरुआत से लेकर इसके शिखर, फिर इसके पतन और आखिर में इसकी उस विरासत की बात करेंगे जो आज भी जिंदा है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है 3री सदी ईस्वी से। उस वक्त उत्तर भारत की राजनीति में एक नए राजवंश की नींव रखी जा रही थी। एक ऐसा राजवंश जो आने वाली कई सदियों के लिए भारत के इतिहास को बदलने वाला था। इस महान साम्राज्य की नींव तो रखी श्री गुप्त और उनके बेटे घटोत्कच ने, लेकिन वो सिर्फ एक शुरुआत थी। इस राजवंश को एक छोटे से राज्य से एक ताकतवर साम्राज्य बनाने की राह पर ले जाने का काम किया उनके उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम ने। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है और एग्जाम के लिए भी ये पॉइंट काफी जरूरी है। वो है उपाधियों का फर्क। श्रीगुप्त और घटोत्कच महाराजा कहलाते थे, मतलब महान राजा, जो अक्सर किसी छोटे क्षेत्रीय राजा के लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम ने उपाधि अपनाई महाराजाधिराज की, यानी महान राजाओं के भी राजा। ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं था, ये उनकी बढ़ती ताकत और महत्वाकांक्षा का ऐलान था। और इस ताकत का एक बड़ा जरिया बनी उनकी शादी, जो उन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से की थी। ये एक बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिकल मूव था। अब बात करते हैं उस शख्स की जिसने गुप्त साम्राज्य को सही मायनों में एक विशाल शक्ति में बदल दिया। वो थे समुद्रगुप्त, एक महान विजेता, एक शानदार रणनीतिकार और साथ ही एक बहुत ही दिलचस्प इंसान। अच्छा, समुद्रगुप्त के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं ना, उसका ज्यादातर हिस्सा हमें सिर्फ एक ही जबरदस्त सोर्स से मिलता है, इलाहाबाद का स्तंभ शिलालेख। ये असल में उनके दरबारी कवि हरिसेन की लिखी एक कविता है, जिसमें उन्होंने अपने राजा की मिलिट्री अचीवमेंट्स यानी सैनिक विजयों की जमकर तारीफ की है। और उनकी जीतों का पैमाना देखिए। उत्तर भारत यानी आर्यावर्त के बड़े बड़े राजाओं को तो उन्होंने सीधे अपने साम्राज्य में मिला लिया और दक्षिण के राजाओं को हराकर उन्हें मजबूर किया कि वो गुप्तों की सत्ता को माने। उनके अभियानों ने ही गुप्तों को पूरे उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी ताकत बना दिया। लेकिन, और यही बात समुद्रगुप्त को बहुत खास बनाती है, वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे। उनके कुछ सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। उनके शिलालेख उन्हें कवियों का राजा भी कहते हैं, मतलब वो तलवार और कला दोनों के माहिर थे। और अपनी ताकत को साबित करने के लिए उन्होंने प्राचीन अश्वमेध यज्ञ भी किया था। तो समुद्रगुप्त के बाद हम पहुंचते हैं गुप्त साम्राज्य के शिखर पर। ये वो दौर था जब ये साम्राज्य अपनी ताकत, अपनी दौलत और अपनी संस्कृति के बिल्कुल पीक पर था। और इस दौर के दो सबसे बड़े शासक हुए। पहले थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि से भी जाना जाता है। उन्होंने अपने पिता की विरासत को और भी बुलंद किया। पश्चिम में उन्होंने शक राजाओं को हराया और अपने साम्राज्य को अरब सागर तक फैला दिया। उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनका दरबार, जहां नवरत्न यानी 9 विद्वान थे, जिनमें महाकवि कालिदास भी शामिल थे। उस दौर की एक झलक हमें एक बाहरी व्यक्ति के नजरिए से भी मिलती है। एक चीनी बौद्ध भिक्षु फाहियान उनके शासनकाल में भारत आए थे। उन्होंने लिखा कि यहाँ के लोग खुश हैं और प्रशासन बहुत कठोर नहीं है। सजा के तौर पर जुर्माना लगाया जाता है, कोई क्रूर दंड नहीं दिया जाता। शांति और खुशहाली की यही तस्वीर स्वर्ण युग की सोच को और पक्का करती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गद्दी पर बैठे उनके बेटे कुमारगुप्त प्रथम, जिन्होंने लगभग 40 सालों तक साम्राज्य में शांति बनाए रखी। उनका सबसे बड़ा और सबसे यादगार काम था नालंदा महाविहार की स्थापना करना, जो आगे चलकर सदियों तक दुनिया भर के स्कॉलर्स के लिए ज्ञान का सबसे बड़ा सेंटर बना। लेकिन इतिहास का नियम है, जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है। महान से महान साम्राज्य भी हमेशा नहीं रहते। अब हम देखेंगे कि कैसे गुप्त साम्राज्य के पतन की शुरुआत हुई और एक नए खतरे ने दरवाजे पर दस्तक दी। कुमारगुप्त के समय की शांति ज्यादा दिन नहीं टिक सकी।
उनके उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त को गद्दी पर बैठते ही एक नहीं बल्कि कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अंदरूनी बगावतें भी थीं और उत्तर पश्चिम से एक नया बहुत ही भयानक दुश्मन भी आ धमका था। ये नया खतरा थे हूण। ये सेंट्रल एशिया के बहुत ही खूंखार लड़ाके थे। स्कंदगुप्त ने लगभग 455 ईस्वी में उनके पहले बड़े हमले को बहादुरी से नाकाम किया और साम्राज्य को बचाया। लेकिन ये एक बहुत महंगी जीत थी। ये पॉइंट याद रखिएगा, इन लगातार युद्धों ने साम्राज्य के खजाने को लगभग खाली कर दिया था और उसकी सेना को कमजोर कर दिया। यही उनके पतन का एक बड़ा कारण बना। स्कंदगुप्त के बाद साम्राज्य का पतन और तेजी से हुआ। इसके पीछे कई कारण थे। एक तो हूणों के हमले लगातार होते रहे। दूसरा, जो स्थानीय गवर्नर और सामंत थे वो ताकतवर होने लगे और सेंटर को चुनौती देने लगे। और जाहिर है इन सब का नतीजा ये हुआ कि साम्राज्य का रेवेन्यू यानी कमाई बहुत घट गई। इन सभी ने मिलकर 6ठी सदी के मध्य तक इस महान साम्राज्य का अंत कर दिया। लेकिन क्या साम्राज्य के खत्म होने से उसकी कहानी भी खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भले ही वो राजनीतिक ताकत खत्म हो गई, लेकिन उसकी विरासत आज भी हमारे साथ जिंदा है। चलिए देखते हैं इस दौर ने दुनिया को क्या-क्या दिया। शायद गुप्त काल का दुनिया को दिया गया सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी तोहफा 0, 0 और दशमलव प्रणाली यानी डेसिमल सिस्टम। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो नींव है जिस पर आज की पूरी मॉडर्न दुनिया, हमारा विज्ञान, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे कंप्यूटर्स, सब कुछ टिका हुआ है। और ये सिर्फ गणित की ही बात नहीं थी। एस्ट्रोनॉमी में आर्यभट्ट जैसे विद्वानों ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। साहित्य में कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे नाटक लिखे जो आज भी वर्ल्ड लिटरेचर का हिस्सा हैं। और इंजीनियरिंग का कमाल देखना हो तो दिल्ली का लौह स्तंभ देखिए, 1600 साल बाद भी उस पर जंग नहीं लगा है। तो ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ उस जमाने की उपलब्धियां नहीं थीं। ये विचार, ये खोजें, चाहे वो नंबर सिस्टम हो या सर्जरी की तकनीकें, ये भारत से निकलकर अरब दुनिया के रास्ते यूरोप और फिर पूरी दुनिया में फैलीं और इन्होंने इंसानियत के ज्ञान के रास्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरू किया था। अगर गुप्त साम्राज्य एक राजनीतिक ताकत के तौर पर खत्म हो गया, तो क्या उसका स्वर्ण युग भी खत्म हो गया? या फिर एक स्वर्ण युग को उसकी सैन्य ताकत से नहीं बल्कि उसके विचारों की ताकत से मापा जाना चाहिए? वो विचार जो वक्त की हदों को पार कर जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास को देखने और उसकी विरासत को समझने का एक नया नजरिया देता है।